चलिए स्टार्ट करें। रहने दो। अच्छा, लाइट आ रही है आंखों पे, फिर उमस हो जाएंगे रूम में। सब अपने नोट्स में लिख लोगे, छोटा मोटा उसमें कुछ पॉइंट लिखना है तो आप लिख लेना। स्टार्ट करते हैं। आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम क्या है, प्लांट रेस्पिरेशन। पादप श्वसन। चलिए स्टार्ट करें। देखो, समझे इस पॉइंट को, पीछे बात ना करें आप धीरे धीरे, उससे क्या हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। रेस्पिरेशन जो होता है ना, ये दो तरह के पढ़ेंगे। पहले टॉपिक को हम समझते हैं। श्वसन, श्वसन का मतलब गांव की भाषा में अपन क्या यूज करते हैं बताओ? लग रहा है जैसे श्वास लेना, यही बोलते हो ना। श्वसन का मतलब क्या लगता है? श्वास लेना, पर यह हकीकत पूरी तरह से नहीं है। श्वसन जो होते हैं ये दो तरह के पढ़ेंगे। एक श्वसन ऐसा होता है जो सेल के बाहर होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल। जैसे कोशिका के बाहर। ये जो श्वसन होता है ये कहाँ होते हैं? कोशिका के बाहर। कोशिका के बाहर, बाहर। और कोशिका के बाहर वाले जो श्वसन है ना, उसमें हम पढ़ते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, इसका मतलब होता है श्वास लेना। ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? श्वास लेना। यानी इसमें आप अंदर क्या लोगे बताओ? एयर, हवा का लेना। ठीक है, ब्रीदिंग। और दूसरा हम पढ़ते हैं इंटरनल श्वसन। कौन सी श्वसन? इंटरनल। ये कहां होता है बताइए? सेल के अंदर। यानी सेल के अंदर की बात करेंगे। ये कोशिका है, इसके अंदर। और जानते हो ये भी कौन है इंपॉर्टेंट? माइटोकॉन्ड्रिया। कहां जाके होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में जाके संपन्न होता है। और इससे मिलते हैं आपको एटीपी। क्या मिलता है? एटीपी। तो कौन सी श्वसन की हम बात कर रहे हैं बताइए? पहला पॉइंट तो यही बन जाएगा, इंटरनल श्वसन। कौन सी श्वसन की बात कर रहे हैं? इंटरनल श्वसन। श्वसन कितने तरह के पढ़ेंगे? दो तरह का। एक का नाम क्या है? एक्सटर्नल। एक का नाम क्या है? इंटरनल। आपको जो सर टॉपिक शुरू किए होंगे, सपोज दैट अभी ये समझो, कोशिका के बाहर क्या कहलाता है? एक्सटर्नल। कोशिका के अंदर क्या कहलाएगा? इंटरनल। अब आप चैप्टर को पहले समझो कि चैप्टर है क्या, तब हम जाके बात करेंगे। एक प्लांट है, इस प्लांट के अंदर सूर्य की उपस्थिति या प्रकाश की उपस्थिति के कारण इस पत्ती में हो रहा है, जानते हो क्या? प्रकाश संश्लेषण। टॉपिक को समझे आप, इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, जिसे हम क्या कहते हैं बताइए? फोटोसिंथेसिस। इस फोटोसिंथेसिस से पत्तियों में किसका निर्माण होगा बताइए? फॉर्मेशन किसका होगा या निर्माण की चर्चा करें तो इस पत्ती में, लीफ में बनने वाला है आपका क्या? ग्लूकोज। क्या बनेगा डियर? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज धीरे धीरे संचय होगा।
स्टोर होगा, स्टोरेज होंगे। बीज में क्या होगा, इस ग्लूकोज का स्टोरेज होगा, या फल में क्या होगा, स्टोरेज होंगे। बना है कहां बताइए, लीफ में स्टोरेज। मान लिया जाए गेहूं है तो कहां स्टोरेज हो रहा है, सीड में। अब ये सीड जो एक्चुअल में आटा जो आप पिसाते हो, ये क्या है, स्टार्च है। पढ़ा चुका हूं, पेड़ पौधों में भोजन का संचय किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में। इस स्टार्च का मनुष्य करता है, मानव करता है ग्रहण। मानव क्या करेगा मेरे डियर, ग्रहण। आप एक पॉइंट ऐसे समझते हैं, मानव क्या किया, इसको ग्रहण। अब मानव जब ग्रहण किया तो ये कहां गया है, इसके मुख में। क्या गया है, मुख में। अब ये स्टार्च जो है, ये मुख में जाने के बाद अगेन इसका होगा क्या, ब्रेक डाउन। और क्या बनेगा, ये ग्लूकोज। क्या बनेगा, टॉपिक आप पढ़ेंगे यहां पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक पाचन। पहला चैप्टर आप क्या खत्म करोगे बताओ, पाचन, जिसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो बताइए डाइजेशन में क्या होता है, केवल बड़े जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये टूटते हैं किसमें, छोटे मॉलिक्यूल्स में। किसमें टूटते हैं बताइए, किस टॉपिक में, पाचन में। तो डाइजेशन में आप केवल क्या पढ़ते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स का ब्रेक डाउन होता है किसमें, छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब हमारे कोशिका में क्या है बताओ, ग्लूकोज। क्या है, अब इस ग्लूकोज को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। क्या चाहिए बताइए। अब ये ऑक्सीजन कहां से मिलेगा, किस चैप्टर से मिलेगा, हमारे कोशिका के अंदर चला आया, देख लो क्या आ गया है बताइए, ये पहुंचा हुआ है क्या, ये पहुंच गया हमारे क्या, ग्लूकोज। ब्लड के थ्रू क्या मिला है, ग्लूकोज। अब इसको जलाना है, और जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए। ये जो चैप्टर पढ़ते हैं मेरे डियर, ये किसके द्वारा श्वास लेना पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आप किसमें, ब्रीदिंग में। जो टॉपिक सुबह शुरू किए होंगे ना सर, उसमें क्या पढ़ाएंगे, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब हवा, देखो श्वास लेते हैं, श्वास ले रहे हैं ना, तो कोशिका के अंदर नहीं जा रहा है, कहां जा रहा है, नाक के द्वारा। ये कहां जा रहा है, अंदर। और कहां जाएगा, ये फेफड़े में। कहां जाएगा। अब ये ब्रीदिंग के द्वारा एक और यहां चैप्टर आपको समझाएंगे सर, मैं लिख देता हूं इधर। एक चैप्टर और आने वाला है आपका, जिसका नाम है गैसों का आदान प्रदान, गैसियस एक्सचेंज। क्या होता है इसमें बताइए, गैसियस एक्सचेंज, जिसके द्वारा कोशिका को क्या मिलता है, ऑक्सीजन। क्या मिलेगा। अब हमारे पास दो पॉइंट आ गया, क्या क्या आ गया बताइए, सेल में आ गया क्या, ग्लूकोज, और बाहर से वायुमंडल से क्या आया हुआ है, ऑक्सीजन। और आपको पता होगा किसी भी वस्तु को आपको जलाना है, क्या करना है बताओ, जलाना है। तो जलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, जलाने के लिए आवश्यकता किसकी पड़ेगी, ऑक्सीजन की। और ये क्रिया कहां हो रहा है बताइए, कोशिका के अंदर। कहां हो रहा है, कोशिका के अंदर। तो कोशिका के अंदर होगा, क्या क्या है हमारे पास, एक तो गुरुजी ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में जल रहा है, ऑक्सीजन। जब हम किसी वस्तु को जलाते हैं तो क्या मिलता है, उससे कौन सी गैस निकलती है, खुद बताओ। जैसे आप पेपर को, इस बुकलेट को ही जला दो, तो इसको जब हम जलाएंगे तो इससे एक गैस निकलेगी। क्या निकलेगी बताओ, CO2। और क्या निकलता है जानते हो, H2O। क्या निकलता है। और इसको जब जलाएंगे तो इससे उष्मा निकल रही है, हीट निकल रही है। इसका मतलब वो क्या है, एनर्जी है। क्या है वो। तो इतना सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब हम किसी मटेरियल को जलाते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बनता है, कौन सी गैस निकलते हैं, CO2 और क्या, H2O। और इसी ऊर्जा से मानव अन्य काम करता है। मानव क्या करता है बताइए, कार्य करते हैं। और मानव है तो मानव करेगा, पेड़ पौधे हैं तो क्या करेंगे, पेड़ पौधे। अपना सारा कार्य करता है किस ऊर्जा से, इस ऊर्जा से। अब हम लोग अपनी कहानी खुद पे समझते हैं। आप सभी बच्चे रोटी खा के आए होंगे, तो रोटी में क्या है मेरे डियर बताओ, रोटी में क्या है, स्टार्च। समझो आप थोड़ा 1-2 घंटा रेस्ट किए होंगे, तो हमारे शरीर में वो स्टार्च
धीरे धीरे पाचन की सहायता से क्या बना होगा, बड़े अणु टूट करके छोटे अणुओं का निर्माण किया होगा। वो किसमें बना होगा, ग्लूकोज में। ग्लूकोज ब्लड की सहायता से कहां चला गया है, कोशिका के अंदर। अब इस ग्लूकोज से हमारा शरीर लेने वाला है ऊर्जा। क्या लेने वाला है, तो ऊर्जा कैसे मिलेगा इसको, शरीर को जलाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और यहां पे मुख्य जो कोशिकांग है वो कौन भाग लेगा बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया। कौन लेने वाले हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और यही माइटोकॉन्ड्रिया आपको क्या देगा, ऊर्जा। क्या देगा, अब जैसे मैं चल रहा हूं तो इसके लिए क्या चाहिए, ऊर्जा। बोल रहा हूं तो क्या चाहिए, ऊर्जा। हाथ इस तरह से कर रहा हूं, क्या चाहिए, ऊर्जा। डंबल उठा रहा हूं, क्या चाहिए, ऊर्जा। क्रिकेट खेल रहा हूं, क्या चाहिए, ऊर्जा। यानी जब तक श्वसन नहीं होगा, दोनों श्वसन एक दूसरे से लिंक है। अगर कोशिका के अंदर श्वसन होगा तो ऊर्जा मिलेगी, बाहर वाले श्वसन रोक दूंगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्लूकोज नहीं जलेंगे, नहीं जलेगा ना। एक तिल्ली को आपने देखा होगा, तिल्ली को ऐसे जलाते हैं, वायुमंडल में क्या है बताइए, ऑक्सीजन। तो ये तिल्ली देखा होगा, कभी कभी आप अगरबत्ती जलाते होंगे, तो अगरबत्ती जला रहा हूं, जल नहीं रहे, लास्ट तक तिल्ली जल जाता है, जल गया पूरा। कब जल गया तिल्ली पूरा बताइए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। लेकिन इसी तिल्ली को आपने देखा होगा, मुंह में ले लेते हैं जलाकर, तो वो क्या हो जाता है बताइए, बूझ जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आप लोग अपने एक्सपेरिमेंट ऐसा नहीं करना है कि एकदम मुंह में ऐसे जला के, मुंह थोड़ा सा भी खुला रहेगा ना तो क्या चल जाएगा, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जाएगा तो मुंह के अंदर तिल्ली जलता रहेगा, तो ऊपर वाली प्लेट जो है ना वो जल जाएंगे, प्लेट जल जाएंगे ना, फिर आपकी एक्सपेरिमेंट फेल हो जाएंगे। तिल्ली को ऐसे जलाना, तो पूरी मुंह बंद कर लेंगे, अंदर क्या है, CO2, और CO2 आग को बुझाने का काम करती है। किसका काम करेगा बताओ। तो इस चैप्टर में कितने चैप्टर एक दूसरे से लिंक है बताइए, 3 चैप्टर। पाचन अलग है मेरे डियर, ब्रीदिंग अलग है, और श्वसन अलग है। अगर मैं श्वसन बोलूं और उसमें बोलूं इंट्रासेलुलर, यानी एटीपी निकल रहा है, ऊर्जा निकल रहा है, तो कौन सी से श्वसन आपको समझना पड़ेगा, ये वाले। अब समझते हैं कि आप केवल रोटी खा करके नहीं आए होंगे ना, तो श्वसन जो होता है वो कितने पदार्थों का हो सकता है। रेस्पायरेशन जो है, कोई लड़का मान लिया जाए क्या खाया होगा, कार्बोहाइड्रेट। अब ऐसे लिख देता हूं, क्या खाया होगा, कार्बोहाइड्रेट। रोटी में क्या लगाया होगा, घी, तो घी क्या है बताए, फैट। उसके बाद लड़का दाल भी पिया होगा, तो ये क्या है मेरे डियर, प्रोटीन। क्या है, यानी इसे हम कहते हैं जिसका जलना होगा, तो क्या क्या हमारे कोशिका में जलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और क्या जल सकता है, प्रोटीन। इसे हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्टांस। क्या बोलते हैं बताइए, रेस्पायरेटरी सबस्टांस, जिसका क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। और अगर कार्बोहाइड्रेट, देखो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। फैट में भी कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है, नाइट्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा जो ऊर्जा मिलता है ना, सर्वाधिक ऊर्जा किससे मिलते हैं, वो किसको जलाने से मिलेगा, वसा को जलाने से। लगभग कितना मिलता है, 9.0 किलो कैलोरी प्रति ग्राम। अगर 1 ग्राम वसा को जलाओगे तो कितना ऊर्जा आपको मिलेगा, 9। सबसे सिंपल, सामान्य या सरल, सबसे सरल कौन है, जो आसानी से जलता है, आसानी से जिसका होता है रेस्पायरेशन, हमेशा जलता है, वो कौन है, कार्बोहाइड्रेट। और इसको जलाने से आपको मिलेगा 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। और अगर आप प्रोटीन को जलाओगे,
यानी इमरजेंसी के टाइम कौन जलता है? प्रोटीन। और यही पूरे बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी पूरी शरीर को अगर कोई बनाया होगा तो वो कौन निर्माण किया है बताइए? प्रोटीन। और इसको जलाने से 4.0 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रति ग्राम मिलते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आप समझते हैं, इन दोनों में CHO है, CHO है। इन दोनों को अगर जलाओगे तो कौन सा श्वसन कहेंगे? एग्जाम में आता है, इसको हम बोलते हैं प्लाबी श्वसन। क्या बोलते हैं बताइए? प्लाबी श्वसन। इसको क्या बोलेंगे? प्लाबी। और जैसे प्रोटीन को जलाओगे इसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। कौन सी श्वसन बोलेंगे? प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। किसको जलाने को? प्रोटोप्लाज्मिक। किसे जलाएंगे? तो प्रोटीन को अगर जलाते हैं तो क्या कहलाएगा ये? प्रोटोप्लाज्मिक। देखो प्रोटीन जब लिखते हैं ना डियर, ऐसे प्रोटीन लिखते हो तो नाम देखो सेम सेम आ रहे हैं ना, प्रोटीन से प्रोटो क्या आ रहा है बताइए? प्रोटो। नाम नहीं आ रहा है सेम, प्रोटीन के जैसा ही नाम आ रहा है ना, क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक। छोटी सी पॉइंट है, मुझे बस एक डिस्कशन कर दो। हम कौन सी श्वसन की आज चर्चा कर रहे हैं बताइए? वो श्वसन की चर्चा कर रहे हैं जो कहां होने वाला है? कोशिका के अंदर। और कोशिका के अंदर होगा मेरे डियर तो क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन किसके द्वारा मिल रहा है? वायुमंडल से देखो ऑक्सीजन जा रहा है नाक के द्वारा। कहां जा रहा है? फेफड़े तक जा रहे हैं, लंग्स तक जा रहा है। ये हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ब्रीदिंग। क्या है? ब्रीदिंग। उसके बाद इस फेफड़े से और ब्लड में आदान प्रदान होगा। किसका होगा? CO2 और O2 का। इसे हम बोलते हैं गैसों का विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। उसके बाद ये गैस जो है कहां पहुंच जाएगी? कोशिकाओं में। और कोशिका में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मिला यहां से, और इधर पाचन की क्रिया के दौरान क्या मिलता है बताइए हमें? कार्बोहाइड्रेट अगर जलेगा तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है मेरे डियर? तो आप बोलोगे गुरुजी कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप क्या है? ग्लूकोज। अगर कोई लड़का बसा तेल पिया है तो इसका सबसे सरल रूप क्या है? इसका सबसे सरल रूप है फैटी एसिड। कौन सी एसिड है? फैटी एसिड के रूप में इसका श्वसन होगा। और प्रोटीन का सबसे सरल रूप है एमिनो एसिड। क्या है? एमिनो एसिड। ये किस में टूट जाता है बताइए? एमिनो एसिड में। तो ये टॉपिक अगर आपको ऐसे समझ में आएगा तब मजा आएगा, नहीं तो डायरेक्ट मैं चैप्टर शुरू कर दूं वो चीजें संभव नहीं होंगे। चलें आगे बढ़ जाएं। अब सभी को राम राम नमस्कार। पहले चैप्टर के बारे में समझाते हो सर, ये मजा कर ले। सबसे पहले आप समझो चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब मूवी शुरू होंगे, आपको समझ में आया? मान लिया जाए आपने रोटी खाया, रोटी धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़े में बट गए तो वो क्या हुआ? पाचन। एकदम छोटा टुकड़ा बन गया, क्या बन गया? ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ आया बताओ? कोशिका में। कौन लाता है कोशिका में? ब्लड लाते हैं। कौन लाता है? अब ब्लड में इसका क्या होगा? श्वसन। इस ग्लूकोज से हमें क्या मिलेगा? ऊर्जा। ऊर्जा क्यों चाहिए? किसी भी कार्य के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा। खेलना है, कूदना है, दौड़ना है। कई आदमी क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, जीव जंतु होते हैं, शिकार करते हैं, उसको क्या चाहिए? ऊर्जा। हर किसी के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा पैदा करने वाला कौन है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो क्या बिना ऑक्सीजन का जलना संभव है? जलना संभव नहीं है। तो ऑक्सीजन के आधार पे श्वसन कितने तरह के हो सकते हैं कोशिका के अंदर? 2 तरह के। एक में तो ऑक्सीजन हो और एक में ऑक्सीजन नहीं हो। लेकिन कहां होगा बताइए? कोशिका के अंदर। तो डायरेक्ट लिख देता है बताइए क्या? रेस्पायरेशन जो होता है, कौन सी रेस्पायरेशन? इंट्रासेलुलर। कौन सी रेस्पायरेशन? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर का मतलब समझते हो? सेल के अंदर। ये कितने तरह के होंगे? 2 तरह के। एक में ऑक्सीजन क्या होगा मेरे डियर? उपस्थित। और एक में ऑक्सीजन क्या होगा? अनुपस्थित। ऑक्सीजन उपस्थित है, हवा उपस्थित है, तो इसको हम बोलते हैं वायवीय। क्या बोलोगे?
वायवीय को अंग्रेज लोग बोलेगा एरोबिक रेस्पायरेशन। कैसा रेस्पायरेशन? एरोबिक। और यहां हवा नहीं है तो इसमें जोड़ देंगे अवायवीय। कैसा है ये? अवायवीय, यानी कि ये कहलाएगा एनएरोबिक रेस्पायरेशन। कैसा कहलाएगा? एनएरोबिक रेस्पायरेशन। अब बताइए, अगर यहां पे ऑक्सीजन है, उपस्थित है, और यहां पे ऑक्सीजन क्या है? उपस्थित। अगर ऑक्सीजन होगा तो इसमें जब बता पूरा जलेगा या कम? पूरा, यानी ये कहलाएगा पूर्ण श्वसन। कैसा श्वसन? पूर्ण, जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट रेस्पायरेशन। कैसा रेस्पायरेशन होगा बताइए? कंप्लीट रेस्पायरेशन। और ये श्वसन पूरी तरह नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे? अपूर्ण। और आप लोग अंग्रेज लोग बोलेंगे इसको इनकम्प्लीट रेस्पायरेशन। सही बात चल रहा हूं? अच्छा, किसी माचिस को आपने पूरा जलाया तो ऊर्जा ज्यादा निकलेगा या कम? ज्यादा, यानी इससे एनर्जी क्या निकलने वाला है मेरे डियर? ज्यादा। ज्यादा बना दिया 3 तीर। और इससे एनर्जी क्या निकलेगा? निकलेगा, पर क्या निकल रहा है बताइए? एज कंपेयर कम, क्योंकि पूरी तरह जला नहीं। अच्छा बताओ, तो ये पूरी जो क्रिया है ये कहां हो रहा है? सबसे पहले आया था कहां? कोशिका। और ये क्या है मेरे डियर? साइटोप्लाज्म। कहां हो रहा है क्रिया बताओ? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के बाद ये कहां गया? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये क्रिया होते हैं साइटोप्लाज्म प्लस कहां? माइटोकॉन्ड्रिया। और ये वाले क्रिया पूरी केवल हो जाती है कहां? साइटोप्लाज्म में। कहां हो जाती है बताओ? साइटोप्लाज्म, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। इधर कितना ऊर्जा निकलता है? 686 किलो कैलोरी। और इधर केवल कितना ऊर्जा निकलते हैं? 21 किलो कैलोरी। कितने किलो कैलोरी? 21। टोटल एटीपी की बात करें तो इधर कितना एटीपी? 38 एटीपी। और इधर केवल कितना? 2 एटी। चले आगे, कहीं बुक में तुम्हें 38, कहीं 36। ठीक है, 38 लिख लिए यहां पूरा कंप्लीट। ये चीजें समझ में आ रही है कैसे एक दूसरे से ही शब्दों से हम जोड़ने की कोशिश करते हैं? नहीं तो रटोगे ना तो खेल गड़बड़ हो जाएंगे। इतने सारे चीज देखो। ऑक्सीजन की उपस्थिति क्या होगा? वायवीय। आपको पढ़ना है टाइप ऑफ श्वसन, तो कौन कौन होगा? वायवीय और अवायवीय। आप चैप्टर को आज ही जाके पढ़ लेना, नोट्स दिया हुआ है ना, एकदम आराम से। इसमें ऑक्सीजन होगा उपस्थित। अगर ऑक्सीजन उपस्थित होगा मेरे डियर तो श्वसन कैसा होगा? कंप्लीट होंगे, पूर्ण होगा, पूरी तरह से जलेगा। और पूरा जलेगा तो ऊर्जा क्या मिलेगा? ज्यादा। ऊर्जा ज्यादा मिलेगा। कहां ये संपन्न होंगे? साइटोप्लाज्म प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में। कितने ऊर्जा मिलेंगे आपको? 686 किलो कैलोरी। और इधर कितना मिलेगा? ये काट देता हूं, कितना? 38 एटीपी के बराबर। इधर 28, 2 से याद रखना, 2 21 किलो कैलोरी या कितने एटीपी? 2 एटीपी। श्वसनी पदार्थ क्या है? जिसका श्वसन होता है, जिसका रेस्पायरेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेस्पायरेटरी सब्सटेंस। किसका किसका श्वसन होता है? कार्बोहाइड्रेट का, वसा का और प्रोटीन का। कार्बोहाइड्रेट और वसा का होगा फैट का, उसे हम प्लावी श्वसन कहते हैं। और प्रोटीन का होगा तो उसे हम प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन कहते हैं। 1 ग्राम अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दूं, 1 ग्राम वसा दूं, 1 ग्राम प्रोटीन, तीनों को जलाओगे तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किससे मिलती है? वसा से। किससे मिलती है? वसा से। कितना मिलेगा? 9 किलो कैलोरी के आसपास। अच्छा, तीनों हमारे सेल में है, तीनों हमारे सेल में है। जरा देखो, हमारे पास एक लड़का है जिसका ये सेल है, आप समझना, ये कोशिका है। और इस कोशिका के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस। अब एक मॉलिक्यूल्स, इसके पास ग्लूकोज भी है। क्या है ये? ग्लूकोज। एक यहां पे मॉलिक्यूल्स बना देता हूं पीली कलर से,
इसके पास क्या है, फैट है। और तीसरा मैं बना देता हूं ग्रीन कलर से, इसके पास क्या है, प्रोटीन है। अब बताइए, इसको कुछ कार्य करना है, इस बच्चा को कोई कार्य करना है, पढ़ना है, दौड़ना है, हंसना है। हंसने के लिए भी क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। अब हमारी कोशिका सबसे पहले किसको जलाना पसंद करेगा, सबसे पहले किसको जलाना पसंद करेगा? देखो, तो ये मान लो ग्लूकोज को समझना, ये घर में जानते हो गैस का चूल्हा है। किसका चूल्हा है बताइए, गैस वाला चूल्हा। गैस चूल्हा कौन है अपने पास, ये है ग्लूकोज। ये वाले फैट को समझना, कोयला का चूल्हा है। कैसा है, कोयला, जो पहले रेलवे उलवे चलते थे ना, कोयला का चूल्हा, कोयला चूल्हा ये वाले है अपने पास। और ये वाले है मानो चारकोल का। मम्मी ना चारकोल के तैयार करते थे पहले आपातकालीन में जलाने के लिए। याद आ रहा है चारकोल, नहीं आ रहा है? तो कंडा समझते हो, गांव में गोबर से जो बनते हैं उसको समझ लो। क्या समझेंगे, कंडे को। अब बताओ, कोई गेस्ट आया आपके घर में, तो सबसे पहले हमारे पास 3 चूल्हा है, चाय बना के देना है, किसको जला दोगे, गैस को। और आजकल तो देखता होगा हर चीज में किसका उपयोग कर देंगे, तुरंत। इंसानों के पास टाइम नहीं है। वैसा ही अगर कोशिका को तुरंत कुछ ना कुछ ऊर्जा चाहिए तो किसको जलाना पसंद करता है बताइए? सामान्यतः कोशिका किसको जलाना पसंद करता है, ग्लूकोज को। पूछेगा एग्जाम में, बताओ तीनों तरह के आपके पास सब्सटेंस है, सामान्यतः किसको जलाना पसंद करता है आसानी से, किसे जलाएगा, ग्लूकोज। लेकिन आपको पता है गांव में भोज भंडारा होते हैं, तो उसमें जो चूल्हा बनता है किसका बनता है, कोयला का। एक बार जलना मुश्किल होगा, लेकिन जलेगा तो ऊर्जा क्या निकलेगा इससे, ज्यादा। ऊर्जा क्या निकलता है, ज्यादा। किससे, कोयले वाले। तो ये अगर इन दोनों को जलाओगे तो कौन सी श्वसन कहलाएगी बताइए, प्लाबी श्वसन। कौन सी, प्लाबी। और इसको जलाएंगे तो हम क्या कहलाएगा, ये प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। क्या कहलाएगा ये, प्रोटोप्लाज्मिक श्वसन। चले, बेसिक पॉइंट कुछ समझ में आया आपको? अब आओ, यहां तक आपको कुछ पॉइंट समझ में आ गए। सर पानी उनी है एक दोनों, गर्मियों में गला सूख रहे हैं धीरे धीरे। चले अब आगे बढ़े। देखो अब सुनो, हमारे पास क्या था, ग्लूकोज। क्या है मेरे डियर, ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज के क्या चाहिए, ऑक्सीजन। क्या चाहिए, एक ग्लूकोज ऐसा है जिसमें ऑक्सीजन नहीं मिला इसको। एक को क्या मिला, ऑक्सीजन, एक को ऑक्सीजन नहीं मिला। अगर ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला तो ये क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा, प्लस H2O देगा, प्लस आपको क्या देगा ये बताइए, ऊर्जा। क्या देगा, ऊर्जा। और ये कौन सा रेस्पिरेशन कहलाएगा, पूर्ण। कैसा श्वसन कहलाएगा ये, पूर्ण श्वसन। यानी कि ये कहलाएगा आपका कंप्लीट रेस्पिरेशन। कैसा कहलाएगा, कंप्लीट। अगला देखिए, ये पूरी तरह से ग्लूकोज का फॉर्मूला बताओ क्या है, C6H12O6। ऑक्सीजन नहीं है तो ये बन जाएगा C2H5OH। क्या पूरी तरह से ग्लूकोज जला, नहीं जला। और क्या निकलेगा इससे, CO2। और यहां से भी निकलेगा आपको क्या, ऊर्जा। यानी ऊर्जा निकलेगा, एनर्जी निकलने वाला है, पर पूरी एनर्जी नहीं निकलेगा। ये 2 पॉइंट आपको यहां से समझना है। अब देखो ग्लूकोज ये है C6H12O6। समझना कितने कार्बन का है बताओ, 6 कार्बन का। कितने कार्बन का है, यहां से टॉपिक शुरू हो रहे हैं, ध्यान से समझें। पहली बार की जो क्रिया होगी ये 6 कार्बन से ये बनेगा, किसमें, 3 कार्बन में। कितने कार्बन में बनेंगे, 3 कार्बन। कितने कार्बन का है, 6 कार्बन। 6 कार्बन का एक ग्लूकोज है, तो 3 कार्बन के कितने अणु बनेंगे बताइए, 2 अणु। तभी तो 6 पूरा होगा। तो 3 कार्बन के कितने अणु बनेंगे, 2। और इसका नाम आज के बाद आप बोलोगे पाइरुविक एसिड। क्या बोलेंगे बताइए, पाइरुविक एसिड। क्या बोलोगे, पाइरुविक एसिड। तो पहला चरण जो आपके पास पढ़ना है
इसे आज के बाद आप क्या बोलोगे? बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या बोलोगे मेरे डियर, बताइए? ग्लाइकोलाइसिस। और ये क्रिया कहां होती है? सबसे पहले ये क्रिया होती है कहां? कोशिका द्रव्य में। कहां होती है बताइए? कोशिका द्रव्य में। कौन सी क्रिया होती है? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस में पूछेगा क्या होता है? 6 कार्बन की कंपाउंड कितने कार्बन के कंपाउंड में बदल जाते हैं बताइए? 3 कार्बन के कंपाउंड में बदल जाते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पाइरूबिक एसिड कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। ये अगेन अब बदलेगा कितने कार्बन में? 2। कितने है पाइरूबिक एसिड? 2। तो हमारे पास कार्बन भी कितना बनेगा? 2। और 2 कार्बन के कंपाउंड का नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या नाम है बताइए? एसिटाइल कोएंजाइम ए। बताओ, एक ग्लूकोज से कितने पाइरूबिक एसिड बना? 2। 2 पाइरूबिक एसिड, कितने पाइरूबिक एसिड है लिख देता हूं, कितने? 2। 2 पाइरूबिक एसिड से कितना एसिटाइल कोएंजाइम ए बना? 2। एक कार्बन कहां गया? तो एक कार्बन CO2 के रूप में कहां निकल गया? बाहर। कहां निकल गया बताओ? बाहर। तो 3 कार्बन से कितने कार्बन हो गए बताइए? 2 कार्बन। और इस अभिक्रिया का सेकेंड वाले का नाम हम पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन पढ़ोगे? पहली बार आप नाम सुन रहे होंगे, क्या नाम है? लिंक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन नाम है? लिंक रिएक्शन। और ये कहां होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। कहां होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अभी समझाता हूं क्या है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या बनाएगा आपका? CO2। क्या बनाएगा? CO2। और जो CO2 बनते हैं, ये तीसरी चरण आपको पढ़ाऊंगा क्रेब चक्र। कौन सा चक्र पढ़ाएंगे? क्रेब। और ये होता है कहां? मैट्रिक्स में। कहां होगा? मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में क्या होता है? क्रेब साइकिल। CO2 से अब हमें लास्ट पॉइंट मिलेगा क्या? एनर्जी। क्या मिलने वाला है? एनर्जी। और अंतिम चरण जो चौथा चरण पढ़ोगे वो हम पढ़ेंगे ETS। क्या पढ़ेंगे? ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और ये होता है ऑक्सीसोम में। कहां होता है? ऑक्सीसोम में। पहले तो आप नाम समझें, पूरी पॉइंट आपके लिखे हुए हैं। क्या नहीं चल रहा है क्या आज? रिकॉर्ड कर रहे हो? एसिड में ये क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहलाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के बाद 3 कार्बन के कंपाउंड क्या कहला रहा है? पाइरूबिक एसिड। फिर क्या बनेगा? 2 कार्बन के कंपाउंड, इसका नाम क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। उसके बाद क्या बन रहा है? CO2। देखो 6 कार्बन के कंपाउंड। श्वसन का मतलब होता है टूटना। श्वसन का मतलब क्या होता है? टूटना, जलना। श्वसन का मतलब फिर से बोलो नाम, टूटना, जलना, एनर्जी देना। अब इस पेज को मैं अगर श्वसन करवाऊं, जलाऊं, तो ये कोशिका के अंदर हो रहा है या बाहर हो रहा है? बताओ। बाहर हो रहा है ना। इसको आप श्वसन बोलोगे या नहीं? मैं इस पेज को जला रहा हूं, देखें, क्या ये श्वसन है? ना, ये दहन है। क्या है ये? दहन को बोलते हैं कंबसन। क्या बोलते हैं? कंबसन। कोशिका के बाहर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहलाएगा? ये दहन। ये जलेंगे। चलिए, पर इधर देखो आप, कोशिका के अंदर 6 कार्बन के कंपाउंड, 3 कार्बन के कंपाउंड, अभी 3 नाम आपको याद रखना, उसको क्या बोलते हैं? पाइरूविक एसिड। 3 कार्बन से 2 कार्बन की कंपाउंड बन रहा है, उसको क्या बोलोगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए। 2 कार्बन से क्या बन रहा है बताइए? 1 कार्बन के कंपाउंड, उसको क्या बोलते हैं? CO2। उसके बाद CO2 से क्या मिल रहा है? ऊर्जा। कितने स्टेप याद करना है? 4। पहला क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या है? लिंक रिएक्शन। तीसरा क्या है? क्रेब चक्र। चौथा क्या है? ETS। फिर से बोलिए, पहला क्या है? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या है? लिंक रिएक्शन।
तीसरा क्या है, क्रेबचक। चौथा क्या है, ईटीएस। फोर्थ नंबर क्या है, ईटीएस। फोर्थ नंबर क्या है, ईटीएस। अब आप समझो ध्यान से, 6 कार्बन का कंपाउंड था, कितने कार्बन में बदल रहे थे बताइए, 3 कार्बन में। तो 6 कब बनेगा, जब इसके कितने अणु बनेंगे, 2। कितने बनेंगे, और यहां पे एक क्रिया कहलाएगा जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। अगर कोई पूछे कि पहली चरण बताइए क्या है, तो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। क्या होता है ग्लाइकोलाइसिस, एक 6 कार्बन का ग्लूकोज है और वो ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है मेरे डियर बताइए, ये ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये हो जाता है पायरूविक एसिड में। किसमें कन्वर्ट होता है, पायरूविक एसिड। और ये जो चरण इतना आसानी से आपने लिख दिया ना, इस 10 चरण में पढ़ोगे। कितने में पढ़ेंगे, 10। लेकिन एक टीचर आपको छोटी सी कहानी बताया, किसका, ग्लाइकोलाइसिस का, कि ग्लाइकोलाइसिस इतनी छोटी कहानी है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होगा बताओ, तो ये होते हैं गुरुजी कहाँ, इस कोशिका के साइटोप्लाज्म में। कहाँ होता है बताइए, साइटोप्लाज्म में, यानी कि ये संपन्न होता है कहाँ, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ होता है बताइए, कोशिका द्रव्य में, ग्लाइकोलाइसिस। बताओ ग्लाइकोलाइसिस का एक शब्द बताना है, कहां होता है, कोशिका द्रव्य में होता है। और ग्लूकोज किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पायरूविक एसिड। एक ग्लूकोज से कितने पायरूविक एसिड बनते हैं, 2 पायरूविक एसिड। कितने बनते हैं बताइए, 2 पायरूविक एसिड। और साइटोप्लाज्म में क्या ऑक्सीजन उपस्थित है, तो ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है। ऑक्सीजन कहां उपस्थित होंगे, जहां माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आएगा वहां कौन होंगे, ऑक्सीजन। तो एक ट्रिक लिख देता हूं, जहां माइटोकॉन्ड्रिया, जहां माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया वहां ऑक्सीजन, जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहां क्या है, ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन, वहां ऑक्सीजन। ये पॉइंट आप लिख लेना, जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहां क्या है, ऑक्सीजन। तो ये ध्यान रहेंगे, जब माइटोकॉन्ड्रिया शब्द आ जाए वहां से ऑक्सीजन की क्या शुरू हो जाएगी, एंट्री। जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहां ऑक्सीजन। अब हमारे बार बार शब्द आ रहे हैं क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या शब्द आ रहा है बताओ, माइटोकॉन्ड्रिया। चलें आगे बढ़े। अब एक पॉइंट और समझते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पाया जाएगा, ये समझो। ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, सॉरी, ये सेल, ये न्यूक्लियस। यहां पे एक बना देता हूं मैं इस तरह से, माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये छोटी छोटी जो मॉलिक्यूल्स बना रहा हूं ना, ये है क्या आपका, ग्लूकोज। क्या है ये लिख देता हूं, ये है ग्लूकोज। तो श्वसन की क्रिया कहां से शुरू हो जाती है बताइए, शुरू हो जाता है कहां से, साइटोप्लाज्म से। और साइटोप्लाज्म में एक क्रिया होती है, उसकी नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। फिर से लिख रहा हूं, 6 कार्बन का कंपाउंड, 3 कार्बन की कंपाउंड, कितने मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स। और पहला चरण कंप्लीट हो गया था जिसका नाम क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। अभी बाद में अच्छे से पढ़ेंगे। पहला चरण कौन कंप्लीट हो गया बताओ, ग्लाइकोलाइसिस। अब ये पायरूविक एसिड जो है, क्या नाम है इसका बताइए, पायरूविक एसिड। पायरूविक एसिड, इस पायरूविक एसिड को उठाकर फेंक दिया जाता है यहां से माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां फेंका जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये दोहरी झिल्ली होते हैं। कौन सी झिल्ली होता है बताओ, दोहरी, डबल मेम्ब्रेन होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसकी डबल मेम्ब्रेन है और ये इस तरह से बना देता हूं समझने के लिए। जब इसको फेंका गया पायरूविक एसिड को, तो यहां पे आके ये फंस गया। कहां पे फंस गया बताओ, दोनों झिल्ली के बीच में आकर के ये क्या हो गया, फंस गया। ये क्या था मेरे डियर, पायरूविक एसिड। कहां जाके फंस गया, दोनों झिल्ली के बीच में। और इसे कहते हैं पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस।
क्या बोलेंगे? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। फिर से बताइए, क्या बोलिएगा? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। इसको शॉर्ट में लिखेंगे पीएमएस। क्या लिखेंगे बताओ? पीएमएस। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया में चला गया तो क्या यहां पे ऑक्सीजन होगा या नहीं होगा? मैंने क्या बोला था? जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहीं ऑक्सीजन। और जब ऑक्सीजन आएगा तो जलाएगा, और जलने से कौन सी गैस निकलेगी? CO2। दो प्रश्न बहुत अच्छा बनेगा। कौन सी चरण में पहली बार ऑक्सीजन का आगमन होता है? तो वो चरण नंबर कौन है? ये देखो, पहला तो ग्लाइकोलाइसिस है, और इस चरण को हम सेकेंड नंबर चरण का नाम देते हैं, सेकेंड नंबर स्टेप का नाम देते हैं लिंक रिएक्शन। कौन से रिएक्शन है बताइए? लिंक रिएक्शन। फिर से बोलो, कौन से रिएक्शन है? लिंक रिएक्शन। पहला क्या था? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या है मेरे डियर? लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन कहां होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। क्या पहली बार ऑक्सीजन आते हैं? आते हैं। ऑक्सीजन आने से क्या निकलेगा? CO2। अब बनता क्या है? तो 3 कार्बन का कंपाउंड बनेगा, किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम ए। क्या बन जाएगा बताओ? एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो लिंक रिएक्शन में क्या बनता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए बनते हैं। कहां होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होते हैं। कहां होता है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। अच्छा, ये जो ग्लाइकोलाइसिस लिखे हुए, ये कहां होता है बताइए? ये होते हैं साइटोप्लाज्म में। क्या यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित था? यहां पे ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थे। देखो, 2 चरण आपने पढ़ लिया या नहीं? 2 स्टेप कंप्लीट। अब आइए तीसरे पे। रहने दो, नहीं चल रहे हैं। कितने कार्बन में? 2 कार्बन। ये आधा दिक्कत मेरे लाइव वेव के टेंशन इधर आते हैं। अगर ये लाइट वाइट नहीं जलाओ ना, अलग रूप में पढ़ा दूं मैं। कभी कभी मूड हो ना टीचर को, पर ये लाइव नहीं चल रहे हैं, वो नहीं चल रहे हैं, अंदर अंदर वो भी तो खुन्नस आ रही है, हमारे नहीं आ रही है। कितने कार्बन है बताओ? 6 कार्बन। फिर कितने कार्बन? 3 कार्बन। 3 कार्बन से 2 कार्बन। बताओ एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन का? कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं बेटा, आप आराम से समझो। कितने कार्बन का है? 2। तो भाई 3 कार्बन से 2 कार्बन बना, इसका मतलब एक क्या निकल रहा होगा? CO2। एक कार्बन की क्या आ रही है? कमी आ रही है। और रेस्पायरेशन का मतलब ही होता है बड़े अणु टूट करके क्या बनना? छोटे अणु का निर्माण। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए से यहां से और क्या बनेगा बताइए? CO2। क्या बनेगा? CO2। और ये स्टेप नंबर आपको 3 पढ़ाऊंगा, जिसका नाम क्या है? क्रेब्स साइकिल। क्या नाम है? क्रेब्स साइकिल। और ये क्रेब्स साइकिल कहां होता है? मैट्रिक्स में। कहां होते हैं मेरे डियर? मैट्रिक्स में। बताइए, क्रेब्स साइकिल कहां होता है? मैट्रिक्स में। तो अब हमें समझना पड़ेगा मैट्रिक्स। तो देखो, एक इमेज छोटा सा बनाना चाहूंगा मैं आपके लिए। ये बना रहा हूं माइटोकॉन्ड्रिया, इसका ये वाले भाग बना देता हूं इस तरह से। अब ये ना फोल्ड होना शुरू हो गया, इस तरह से फोल्ड हो गए। तो ये जो अंदर वाले भाग है ना, अंदर वाले ये वाले भाग, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। क्या बोलोगे इसको बताओ? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? तो कहां होता है क्रेब्स साइकिल बताइए? अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। और लास्ट में यहां से अंतिम चरण पढ़ेंगे, जिसका नाम क्या है? ETS। क्या पढ़ोगे? ETS। और ETS कहां होते हैं? ये वाले छोटे छोटे, इस पे बिंदी लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। क्या बोलेंगे? ऑक्सीसोम। शुरू करूं कहानी को? ये तो एक जनरल इंट्रोडक्शन है कि पूरा पढ़ा भी दिया और कुछ भी नहीं पढ़ाया। ये समरी है चैप्टर का। अभी लगता होगा चैप्टर शुरू हो गए, नहीं हुए। अभी तो मैं नाम सुना रहा हूं आपको। नाम 4 नाम सुनाया। कौन कौन? एक तो ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या है? लिंक रिएक्शन, तीसरा क्रेब्स साइकिल, और चौथा नंबर ETS। ETS को बोलते हो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद रहेंगे? ETS का नाम क्या है बताइए? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद रहेंगे ये सारे बातें?
अब इसको बंद करो ना सर, फिर से क्यों स्टार्ट कर दियो? दोबारा लिंक बनाए हो क्या? क्यों बनाए हो? चलिए क्या है बताइए? ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा क्या है? लिंक रिएक्शन। तीसरा क्या है? क्रेब साइकिल। फोर्थ नंबर में कौन है? ईटीएस। फोर्थ में क्या है? ईटीएस। अब आइए, किसी भी जीव के लिए सबसे एकदम इंपॉर्टेंट क्रिया क्या होता है? श्वसन। किसे बोलेंगे सजीव? बताओ, जिसमें कौन सी क्रिया होगी? श्वसन की क्रिया होगी। तो अब आपको लगता होगा कि रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर है गुरुजी? एक तरफ रेस्पायरेशन है, दूसरी तरफ क्या है बताइए? फोटोसिंथेसिस। और दोनों को हम एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा पढ़ेंगे। एक तरफ क्या है? रेस्पायरेशन, और दूसरी तरफ क्या है? फोटोसिंथेसिस। इसे श्वसन कहते हैं, और इसे क्या बोलोगे? प्रकाश संश्लेषण। श्वसन में बताइए अभी क्या था? ये ग्लूकोज है, और ग्लूकोज किससे अभिक्रिया किया था? ऑक्सीजन से। क्या दिया था आपको? CO2 प्लस क्या निकला? H2O। बदले में क्या निकला आपसे? एनर्जी। सही बात है ना? इसी चीज को उल्टा कर दो, CO2 प्लस क्या है? H2O, और यहां एनर्जी के रूप में क्या आता है बताओ? प्रकाश। क्या आता है? प्रकाश। और क्या होते हैं मेरे डियर? पिगमेंट, वर्णक। क्या बनता है? C6H12O6, और बदले में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। ये करवाया हूं या नहीं? ये किसकी अभिक्रिया है बताओ? फोटोसिंथेसिस को। इसको उलट दो तो किसका बन जाता है? रेस्पायरेशन। किसका बनेगा? रेस्पायरेशन। अच्छा, इसमें बड़े मॉलिक्यूल्स जो है, देखो नाम C6H12O6, ये निकल करके किस मॉलिक्यूल्स में बन रहा है? CO2। यानी बड़े अणु टूट करके छोटे अणु का क्या करता है? निर्माण। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केटाबॉलिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बताइए? केटाबॉलिक। केटाबॉलिक प्रोसेस। केटाबॉलिक प्रोसेस। केटाबॉलिक का मतलब इसमें अणु क्या होते हैं? टूटते हैं। इधर बताइए, इधर क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जुड़ करके बड़े अणुओं का निर्माण करता है। ये कहलाता है एनाबॉलिक प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है बताइए? एनाबॉलिक का मतलब टूटना या जुड़ना? जुड़ना। एनाबॉलिक का मतलब क्या होता है? जुड़ना। और केटा का मतलब काटना। केटा का मतलब काटना, टूटना। केटा का मतलब काटना या क्या है? टूटना। तो ये भी पूछते हैं बताइए, रेस्पायरेशन कौन सी प्रोसेस है? केटाबॉलिक है या एनाबॉलिक? क्या बोलोगे? केटाबॉलिक। फोटोसिंथेसिस कैसा है मेरा डियर? एनाबॉलिक। अच्छा, श्वसन जो है 12 घंटे होंगे, 8 घंटा होगा, या 24 घंटा चलते रहते हैं शरीर में? ये कैसा होता है? 24 घंटा चलने वाली प्रोसेस है, चलता है। लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण क्या 24 घंटा चलते हैं? नहीं, ये लाइट की उपस्थिति में होते हैं, कभी कभी लाइट की अनुपस्थिति में। यानी लाइट जब उपस्थित रहेगा तो ये होगा। क्या ये 24 घंटा होते हैं? ये 24 घंटा नहीं होता है। चलिए आगे और बताइए, रेस्पायरेशन में मेन कोशिकांग कौन है? मुख्य कोशिकांग का नाम बताइए। कौन सी ऑर्गेनेल्स है जहां श्वसन की क्रिया होता है? ऑर्गेनेल्स कौन है जहां श्वसन की क्रिया होगा? तो ये अभी आप पढ़ रहे हैं, कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। और यहां मेन कोशिकांग आपको पढ़ने का आएगा क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम कहते हैं हरित लवक। क्या बोलते हैं? हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण कहां होता है? अच्छा ये बताइए, ये कहां होता है? श्वसन पूछा, कहां होता है? क्या पेड़ पौधे होते हैं या जंतु होता है या सभी? तो लिखोगे सभी सजीव का लक्षण है। सभी सजीव, ऑल लिविंग का लक्षण अगर पूछा जाए, सभी सजीव का लक्षण तो कौन है बताइए? श्वसन। यानी ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और ये कहां होता है मेरे डियर? ये होता है प्लांट में होता है। मान लिया जाए प्रकाश संश्लेषण कुछ बैक्टीरिया करते हैं, उसके बाद एल्गी, एल्गी तो इसी के अंतर्गत आएगा। उसके बाद हमने बोला कुछ प्रोटिस्टा वाले ग्रुप भी क्या करते हैं? प्रोटिस्टा वाले, प्रोटिस्टा हो गया, एल्गी, बैक्टीरिया।
प्लांट, ये एल्गी इसी के अंतर्गत आ गया ना, प्लांट किंगडम के अंतर्गत। ये सब जो हरे पादप हैं वो क्या करते हैं बताइए? फोटोसिंथेसिस। क्या मानव फोटोसिंथेसिस करता है? नहीं। चूहा करता है? हाथी करते हैं? नहीं करते हैं। फंजाई करता है? नहीं करते हैं। पर फंजाई शोषण करता है? करता है। चूहा शोषण करते हैं? करते हैं। हाथी शोषण करता है? करता है। तो आज की क्लास में हमने एक बेसिक जो होता है ना, एकदम जीरो लेवल वाला, वो कहानी को हमने क्या किया, शुरू की। श्वसन क्या है, श्वसन और फोटोसिंथेसिस में क्या अंतर होते हैं, श्वसन कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक का नाम क्या है? वायुवीय। दूसरा क्या है? अवायुवीय। वायुवीय में ऑक्सीजन क्या होता है? उपस्थित। अवायुवीय में ऑक्सीजन क्या होते हैं? अनुपस्थित। ये सब कहानी हमने आज की क्लास में क्या किया, शेयर। इसे और आगे बढ़ाऊं या रहने दूं? चलने दूं? आधा ज्यादा तो सोते रहते हो तुम। लिख लिए यहां तक? तो अब चैप्टर शुरू हो जाएंगे आपके। ये चलते चलते बंद कैसे हो जाते हैं? जैसे आपको क्लास नहीं आना है तो सर दुख रहे हैं, सर पेट दर्द हो रहा है, हो रहे हैं। आगे बढ़े, टॉपिक शुरू किया जाए। तो हमें बताइए सबसे महत्वपूर्ण इसमें क्या पढ़ना है, कौन सी कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे? तो माइटोकॉन्ड्रिया। और ये चीजें हम सेल में नहीं पढ़ेंगे मेरे डियर, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया यहीं पे पढ़ लेंगे डिटेल में। क्या नाम है हमारा? टॉपिक का नाम क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। चलो देखो, एक इमेज बनाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया का हम। वहीं पे आप लिख लो, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, हो जाएंगे आपके काम। सेम जगह पे आप लिख लें।
लिख लिए इतना, इसको आप बना लें। ये आज वाले लिंक को हटा करके अब भी ना आप इसको अपलोड कर देना, ठीक है। हटो। चले आगे बढ़े। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी झिल्ली होती है, एक या दो, तो क्या बोलोगे? दोहरी झिल्ली। एक बाहर होता है और एक अंदर होता है। कौन सा झिल्ली इसका फोल्ड होता है? फोल्ड का मतलब मुड़ा हुआ होते हैं। आंतरिक वाले कौन सा मुड़े हुए हैं बताइए? अंदर वाले झिल्ली क्या है? मुड़ा हुआ। और यही मुड़े हुए भाग क्या कहलाता है? क्रिस्टी। क्या कहलाता है? क्रिस्टी पे छोटे छोटे कण क्या कहलाता है? ऑक्सीसोम। ये सभी पे फैले हुए हैं, वो तो उतना बनाया नहीं मैं, सब पे है छोटे छोटे कण, क्या कहलाता है? ऑक्सीसोम। और यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, बाद में पढ़ाऊंगा। अभी आपको केवल समझना है ईटीएस का मतलब एटीपी का निर्माण। आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा हूं डर से कहीं स्लाइड गायब ना हो जाए। यहाँ ईटीएस के बगल में क्या लिखोगे? एटीपी का निर्माण। ईटीएस का मतलब क्या होता है डियर? एटीपी का निर्माण। तो एटीपी का निर्माण किस में होते हैं? ईटीएस में। देखो बुक वाले इमेज पे आप कई बच्चे उसी में लिख रहे हो, उसमें समझ में कम आ रहे होंगे। इमेज ऐसे बनाना था, वो 3D इमेज है। आप इतना भी शॉर्टकट बनोगे ना तो जीवन में आप शॉर्टकट ही रहोगे। हर चीज में शॉर्टकट अपनाओगे आप कभी सक्सेस नहीं होंगे। लिख लो आप औपचारिकता निभा रहे हो तो भगवान भी आपको औपचारिकता मार्क्स देंगे। चले आगे बढ़े। तुम लोग के आंखों में स्कैनर नहीं है, नहीं तो तुम लिखो भी नहीं, स्कैन कर लो। चलो सर आप तो आगे बढ़ो। चले आगे बढ़े। देखें अब आप माइटोकॉन्ड्रिया कितने झिल्ली के होंगे? दो। एक तो बाहर वाले, एक अंदर वाले। दोनों के बीच की जगह क्या कहलाती है? पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में क्या होगा? लिंक रिएक्शन। कौन से रिएक्शन? लिंक। सबसे ज्यादा एंजाइम पूछा गया है कौन सी मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली पे। कहां पाए जाते हैं? आंतरिक झिल्ली पे। यहीं पे पाया जाता है साइटोक्रोम। क्या पाया जाता है बताओ? साइटोक्रोम। सारे काम अगर पूछा जाए ना, झिल्ली उल्ली की चर्चा आंख बंद करके टिक करना है। इनर मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन? इनर मेम्ब्रेन। क्रिस्टी किस मेम्ब्रेन का उदाहरण है बताइए? इनर मेम्ब्रेन। इसी क्रिस्टी पे क्या है? ऑक्सीसोम। क्या है? ऑक्सीसोम। जहां पे बाद में क्या बनेगा? एटीपी। एटीपी का मतलब ऊर्जा है, पैसा है। क्या है? पैसा। देखो बैंक कहां है? बैंक एकदम अंदर घुस के पड़ा हुआ है। यहीं पे आपको क्या मिलेंगे? पैसा मिलेंगे। यानी पेड़ पौधों का पैसा क्या है? एटीपी। क्या है? कोशिका में रुपया चलते हैं, 10 रुपया चलते हैं, 100 रुपया चलते हैं, या एटीपी चलते हैं? एटीपी। हाथ उथ को ऐसे करने के लिए उसको क्या खर्च करना पड़ेगा? एटीपी। हमें गोलगप्पा खाने के लिए क्या खर्च करना पड़ेगा? पैसा। तो उधर क्या चलते हैं? एटीपी। क्या चलते हैं? एटीपी।
इसमें भगवान ने डीएनए भी दिए, हालांकि डीएनए तो किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में। भगवान माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो पे बहुत रहम करते हैं, बोलते हैं तुम दोनों ही क्या है सेल का मेन आधार हो, तुम्हें अलग से डीएनए देता हूं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाए कि कौन ऐसा कोशिकांग है जिसके पास खुद का अपना डीएनए पाए जाते हैं, तो कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन है, क्लोरोप्लास्ट। इनके पास क्या होता है, भगवान ने खुद का अपना क्या दिया, डीएनए। ऐसे तो आपको पता है डीएनए कहाँ होते हैं, केंद्रक में होते हैं, लेकिन डीएनए दो के पास और दिया गया है, किस किस के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास, और किसके पास है बताइए, क्लोरोप्लास्ट के पास। तो छोटी मोटी ये सब कहानी, और बीच वाले भाग ये क्या कहलाता है, मैट्रिक्स, जहां कौन सा साइकिल संपन्न होंगे, क्रेब्सक, और इनके पहले ही खत्म हो जाएगा कौन सा साइकिल बताइए, यहां जो खत्म होगा यहां कौन सा होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो चरण नंबर 1 कहां कंप्लीट होने वाला है, साइटोप्लाज्म में। चरण नंबर 2 कहां कंप्लीट होगा, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। चरण नंबर 3 कहां कंप्लीट होगा, मैट्रिक्स में। देख रहे हो बाहर से कहां आया, बाहर यहां पे था साइटोप्लाज्म, यहां से फेंका कहां चल गया, दोनों के बीच में फंस गया, उससे के बाद कहां आया, अंदर, अंदर से कहां जा रहा है, यहां पे जा रहे हैं ना। और ये चरण नंबर कौन है मेरे डियर, 4। समझ में आ रही बात है। सबसे पहले कोशिका के कहां है बताइए, ये देखो कहां है, बाहर, बाहर से कहां गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोनों झिल्ली के बीच में, वहां पे कौन होगा, लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन किसे क्यों कहते हैं, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब चक्र को जोड़ने वाला कौन है, लिंक रिएक्शन। कौन है, लिंक रिएक्शन। उसके बाद कहां जाएगा, अंदर, जहां एटीपी का क्या होगा, निर्माण। किसका निर्माण होने वाला है, एटीपी का होने वाला है निर्माण। चलिए ये टॉपिक यहां तक अगर आपने समझ गए तो मजा आ जाएगा, नहीं समझे तो मस्त रहोगे। देखो अब आप, चलिए बताइए पहली टॉपिक कौन से शुरू हो जाएगी अपनी, ग्लाइकोलाइसिस। कौन होगा, दूसरा टॉपिक क्या शुरू होने वाला है, लिंक रिएक्शन। कौन सी, लिंक रिएक्शन। अरे लिंक रिएक्शन इतना लिख रहा हूं, समझ रहे हो आप लोग। तीसरा अगर मैं लिखूंगा तो क्या नाम लिखेंगे, क्रेब्स साइकिल। कौन सी साइकिल, क्रेब्स साइकिल। और फोर्थ नंबर जो टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, ईटीएस। ईटीएस का पूरा नाम इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। कौन से सिस्टम, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और यहां पे किसका निर्माण होगा बताइए, एटीपी का निर्माण। किसका निर्माण, एटीपी का निर्माण। अब आइए टॉपिक पे आ जाता हूं फिर से। एटीपी का निर्माण कहां होता है, एक प्रश्न लिखें ताकि बेहतर मैं आपको समझा पाऊं। क्रेब चक्र ये कहां होते हैं, तो ये होगा आपका मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में। ये कहां होते हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। और ये कहां होगा, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, एक एक टॉपिक हम शुरू करेंगे फर्स्ट से, ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल, ईटीएस। लेकिन एक प्रश्न यहां पे आ रहा है, एटीपी का निर्माण। तो पहले ये समझा देता हूं, आज थोड़ा सा समय अपने पास बचा हुआ है। लिखिए एक प्रश्न, एटीपी का निर्माण होता है, एटीपी का, एटीपी का निर्माण, निर्माण होता है, कहां होता है, कहां लिख दो, एटीपी का निर्माण, एटीपी का निर्माण कहां होता है, कहां होता है।
पहला ऑप्शन आपके पास है माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में। दूसरा ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। तीसरा ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। सब लिख देता हूं, आप घबराना मत। कोशिका द्रव्य, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। डी ऑप्शन सभी। बताइए अधिकांश बच्चे आप क्या टिक करके आते हैं? एटीपी का निर्माण कहां होता है? कितना इजी प्रश्न है या नहीं? क्या टिक करते हैं? एटीपी का निर्माण कहां होता है? सभी में, सब में एटीपी बनते हैं। तो इतने देर से तो मैं पढ़ा रहा था माइटोकॉन्ड्रिया। क्या करते हैं टिक? फिर से बोलो, एक बार जोश से बोलो, क्या टिक करते हैं? कौन सा ऑप्शन सही जाता बताइए? सभी। एटीपी का निर्माण कहां होता है? सारे जगह क्या होते हैं? एटीपी का निर्माण। यही पढ़ना है। माइटोकॉन्ड्रिया में भी एटीपी बनते हैं, साइटोप्लाज्म में भी एटीपी बनता है, और कहां बनते हैं? क्लोरोप्लास्ट। देखो क्लोरोप्लास्ट हरित लवक आपको कहां पढ़ने को आएगा बताइए? फोटोसिंथेसिस में। कहां पढ़ने को आएगा बताओ? फोटोसिंथेसिस, यानी प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी बनते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण में भी एटीपी बनते हैं। कोशिका द्रव्य में कौन सा आएगा इंपॉर्टेंट? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के समय भी क्या होगा? एटीपी का निर्माण होंगे। और यहां तो होगा ही, यहां आपको पता होगा कौन सा चरण पढ़ेंगे? ईटीएस। यहां भी एटीपी का निर्माण। इसका मतलब ग्लाइकोलाइसिस में जो एटीपी बनते हैं उसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। अभी आप नाम सुने केवल, सबस्ट्रेट लेवल। कौन सा कहलाता है? सबस्ट्रेट लेवल। और यहां जो होते हैं उसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। अभी आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ी सी ये दिक्कत आ रहे होंगे शब्द, समझा देता हूं। और यहां जो एटीपी बनते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। हिंदी में भी लिख लेना आप, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। एक क्या है? सबस्ट्रेट लेवल, और एक क्या है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेस। ये तीनों को आज नहीं कल मुझे समझाना ही था, तो अभी टाइम है अपने पास, समझा लेते हैं। कल टॉपिक शुरू करेंगे ग्लाइकोलाइसिस, कल अपना हो जाएगा ये काम कंप्लीट। शुरू कर दूं? देखो एटीपी कब बनते हैं, यानी एडीपी में क्या जुड़ता है बताइए? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो किसका निर्माण होता है? एटीपी का। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। एटीपी का पूरा नाम क्या है? एटीपी का एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, एडीपी का नाम क्या है बताओ? यहां डी का मतलब क्या होगा? डाई। इसमें कौन सा फॉस्फोरस जुड़ा है? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो किसका निर्माण हो गया? एटीपी। और जब एटीपी यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जब जुड़ते हैं ना, इस क्रिया को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। बताइए फॉस्फोराइलेशन क्या है? तो बोलोगे इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना। किसका जुड़ना बताइए? आईपी का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। तो एटीपी जो बनते हैं ना, ये 3 जगह बनते हैं। कहां कहां देखो? एक तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये जुड़ते हैं प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। अगर प्रकाश की उपस्थिति में जुड़ेगा तो इसको हम बोलेंगे मेरे डियर फोस्फोराइलेशन। देखो इतना शब्द तो अभी आपने बोला, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना क्या कहलाता है? फॉस्फोराइलेशन। लेकिन किसकी उपस्थिति में जुड़ रहा है? प्रकाश की उपस्थिति में। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? फोटोफॉस्फोराइलेशन। और यही एटीपी, ये जो प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण हुआ, ये एटीपी जानते हो कहां पढ़ाऊंगा? ये पढ़ाएंगे आपको कहां बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट में। तो बताइए यहां से एक प्रश्न बनेगा, प्रकाश की उपस्थिति में एटीपी का निर्माण क्या कहलाता है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। कहां ये बनते हैं बताइए? क्लोरोप्लास्ट में। जब क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। कौन सी क्रिया यहां पे पढ़ेंगे आप? प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। पहला टॉपिक कंप्लीट। आइए अब दूसरा बात करेंगे। दूसरा हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना ऑक्सीजन की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसको बोलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन क्या कहलाएगा ये बताइए? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर एटीपी बन रहा है मेरे डियर, एटीपी का निर्माण किसकी उपस्थिति में बताओ? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और मैंने आपको एक ट्रिक दिया था, जहां माइटोकॉन्ड्रिया वहां ऑक्सीजन। यानी ये क्रिया कहां हो रहा है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी। तो कभी कभी आपको पूछेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में बताइए कौन सी क्रिया हो रही है? फोटोसिंथेसिस या रेस्पायरेशन? क्या होगा? रेस्पायरेशन। तो रेस्पायरेशन में जो एटीपी बनते हैं मेरे डियर, एग्जाम में पूछा हुआ वो कैसा है? ऑक्सीडेटिव है या फोटोफॉस्फोराइलेशन है? नाम से ही पता है ना, ऑक्सीजन है तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव। चलिए एक लास्ट पढ़ा देता हूं। ना तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ना ही प्रकाश। ऐसे काट दो, ऑक्सीजन है। देखो क्लास में रहोगे ना तब आपको समझ में आएगा। आप सोचोगे किसी के नोट से पढ़ ले, ये चीजें नहीं हो सकता, क्योंकि कहां मैं काट दूंगा वो पता ही नहीं लगेगा तुम्हें। ऑक्सीजन यहां है? नहीं है। क्या प्रकाश है मेरे डियर? प्रकाश भी यहां पे क्या है? ये दोनों नहीं है। अब मुझे बताओ, अगर ऑक्सीजन होता तो कौन से फॉस्फोराइलेशन? ऑक्सीडेटिव। प्रकाश होता तो फोटो। प्रकाश वाले कहां निर्माण? फोटोसिंथेसिस में। ऑक्सीजन वाले कहां? रेस्पायरेशन। लेकिन एक जगह और मैंने बताया, कहां जानते हो? कोशिका द्रव्य में। कहां होता है बताइए? कोशिका द्रव्य में, साइटोप्लाज्म में। और यहां कौन सी क्रिया हो रहा है बताओ? ग्लाइकोलाइसिस। क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। कल पढ़ाऊंगा। और यहां जो एटीपी बनते हैं ना, उसको बोलते हैं क्रियाधार स्तर। कौन सी स्तर? क्रियाधार स्तर। अंग्रेज लोग इसको बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल। लिख लेना, थोड़ा छोटा पड़ रहा है मुझे। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फिर से बोलिए, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। कितने तरह के फॉस्फोराइलेशन हो रहे हैं बताइए? एक। यहां वाले बताइए? दो। और यहां वाले सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन। कुछ बातें समझ में आई आपको? एटीपी का निर्माण अगर आज के बाद कोई बच्चा पूछे कि कहां होता है, तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर क्लोरोप्लास्ट में भी होगा। क्लोरोप्लास्ट में। क्या कोशिका द्रव्य में होते हैं? होते हैं। कब होते हैं? जब ग्लाइकोलाइसिस होगा। कल देखेंगे कैसे बनेगा। क्या मेन एटीपी का निर्माण कहां होता है? तो ये बात सही है,
माइटोकॉन्ड्रियम। सबसे ज्यादा एटीपी कहां बनते हैं? माइटोकॉन्ड। लेकिन ये बात सत्य नहीं है कि केवल एटीपी कहां बनता है? माइटोकॉन्ड। ये बात सत्य है नहीं। अगर आता कथन नंबर ए, एटीपी का निर्माण केवल माइटोकॉन्ड्रियम होते हैं, क्या ये कथन सत्य है? नहीं है। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव, हरित लवक तीनों में होते हैं। कथन सही है? सही है। अगर यहां होगा क्लोरोप्लास्ट में, तो क्लोरोप्लास्ट में क्या उपस्थित है? प्रकाश। और आईपी का जुड़ना क्या कहलाता है मेरे डियर? देखो कितना अच्छा टॉपिक शुरू किया, फॉस्फोराइलेशन। तो प्रकाश की उपस्थिति में क्या कहलाएगा? फोटोफॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। और जहां दोनों नहीं है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रियाधार स्तर। क्या बोलते हैं? क्रियाधार। और ये कहां देखने को मिला आपको? लिखा था ना कोशिका द्रव में। कहां मिला? कोशिका द्रव, जहां क्या संपन्न हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। कल नया चैप्टर इसके बाद हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज टाइम कम है। तो जय हिंद, जय भारत। ठीक है, यहां तक मैं टॉपिक को हम सेव कर देते हैं आपके लिए।